हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, फाइनली बीपीएससी ने अपना ऑफिशियल सिलेबस को आउट कर दिया है आपके एग्जाम के लिए। अब पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, फिर बात करते हैं सिलेबस की, फिर बात करते हैं कंफ्यूजन की, फिर बात करते हैं आपको और क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, खुद से कैसे चीजें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, कौन सी किताबें यूज करनी चाहिए, फिर उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। बात करते हैं तो बीपीएससी ने क्या काम करा, पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट के अंदर जो पेपर को डिवाइड किया है वो डिवाइड किया है लैंग्वेज के अंदर, यानी कि भाषा के अंदर। इन्होंने क्या काम किया, 2 घंटे के पेपर के अंदर 100 नंबर की लैंग्वेज बनाकर दे दी। एक लैंग्वेज दी इन्होंने बनाकर इंग्लिश, जो कि आएगी आपके 25 नंबर की, जो कि कंपलसरी है। दूसरी लैंग्वेज बनाकर दिया आपकी हिंदी, उर्दू और बंगाली, जिसमें बच्चे की चॉइस है, इन तीनों में से कोई भी वो एक ले सकता है, जिसकी वेटेज होने वाली है आपकी 75 नंबर की। तो दोनों को मिलाकर बन जाएंगे आपके 100 नंबर। 100 नंबर में से जो बच्चा एटलीस्ट क्वालिफाई करने के लिए 30% यानी 30 नंबर लाएगा, उसी का यहां पर पेपर चेक माना जाएगा। बट एक छोटी सी कंफ्यूजन यहां पर यह है कि जो 30% है, क्या वो अलग अलग लैंग्वेज में लाना जरूरी है, या इन दोनों को मिलाकर यानी कंबाइन कराकर 30% लाना जरूरी है। आई थिंक जहां तक संभावनाएं बन रही है, इन दोनों को मिलाकर 30% लाना जरूरी है। बट यहां पर जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, जब तक कुछ कह नहीं सकते। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जल्दी आने वाला है, उसमें जो बोर्ड है इन सारी चीजों को स्पष्ट कर देगा। ठीक है, तो ये लैंग्वेज वाला मैटर भी है, वो भी जब तक क्लियर हो जाएगा। तो इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज आपको पढ़नी है बाद में। ठीक, उसके अलावा दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरे पेपर के अंदर आपका 150 नंबर का पेपर होगा, जहां से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, और यही आपका होने वाला है जो आपको नौकरी दिलाएगा, या जिसको जो आपको वंचित भी कर सकता है। यह आपका होने वाला है 150 नंबर का पेपर, जिसमें आपका प्राइमरी के अंदर पूछा जाएगा, जनरल स्टडीज पूछा जाएगा। और अगर आपका सेकेंडरी है या हायर सेकेंडरी है, तो उसमें जनरल स्टडीज के साथ आपके सब्जेक्ट को ऐड कर दिया जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो बीपीएससी ने दो पेपर के अंदर, दो पार्ट के अंदर आपके इस एग्जाम पैटर्न को डिवाइड किया हुआ है। बट इसके अंदर एक चीज को ऐड कर दिया गया, वो एक चीज ऐड है कि इसके अंदर आपकी पेनल्टी के रूप में नेगेटिव मार्किंग को शामिल कर दिया। किसको? नेगेटिव मार्किंग को शामिल कर दिया। बट यहां पर यह नहीं बताया कि हम नेगेटिव मार्किंग लगाएंगे कितनी। भाई मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन का गलत आंसर देता है, तो उस गलत आंसर पर बोर्ड कितने नंबर की पेनल्टी लगाएगा, उसको यहां पर पूरा डिफाइन नहीं किया गया। ठीक, तो कुछ कंफ्यूजन है इस सिलेबस के अंदर, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम के अंदर लगेगी, बट कितनी लगेगी वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा, जो कि आपका जल्दी ही आने वाला है। ठीक है, तो ये बात होगी, और ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे। ये बात हो गई आपके जो आपका पेपर है उसकी बात होगी। रही आपके 150 नंबर का जो आपका पेपर होगा, जहां से आपकी मेरिट बनेगी, उसमें मिनिमम आपको नंबर लाने का क्राइटेरिया सेट कर दिया बोर्ड ने कि भाई जो आपका जनरल वर्ग है, ठीक है, जो सामान्य वर्ग है, उसको एटलीस्ट 40% चाहिए, पिछड़े वर्ग के लिए 36.5% चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% चाहिए, आपके अनुसूचित जाति जनजातीय महिलाओं या डिसेबिलिटी से ग्रस्त के लिए आपका 32% चाहिए। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया बोर्ड ने सेट किया हुआ है। बट इतने नंबर से काम नहीं चलने वाला। अगर मेरिट के अंदर आना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, एक अच्छा नंबर हम लोगों को सेट करना है, तभी यहां पर बात बन पाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सिलेबस को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे टीचर बनाना नहीं चाहते, जैसे पता नहीं कोई आईएएस आईपीएस या कोई बहुत बड़ी पोस्ट बनाना चाहते हैं। या तो इस सिलेबस को पहले दे देते, काफी टाइम पहले देते, और इस एग्जाम पैटर्न को पहले देना चाहिए था, ताकि बच्चों को बता देते कि भाई आप टीचर बनने नहीं, किसी बहुत बड़ी लड़ाई पर जा रहे हो। ठीक है, इस प्रकार का ये सिलेबस और ये पैटर्न दिया है। अब बात करते हैं भाई सिलेबस के बारे में, बात करते हैं जिसको आई होप आपने देखा होगा, इसके बारे में एक बार बात करते हैं, आपके सिलेबस के बारे में। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं आपके सिलेबस के बारे में, तो जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, पहले बात करूं भाई आपके प्राइमरी की बात करूं। ठीक है, प्राइमरी की बात करूं, यानी कि आपके 1st to 5th की बात करूं, तो सभी के अंदर आपका भाई 150-50 नंबर का पेपर है। सेम इसी के अंदर आपका 150 नंबर का पेपर है। 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं, और 2 घंटे के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है, यानी आराम से आपको सोच समझ के आंसर लगाना है, तुक्के नहीं लगने वाले। तो इसका मतलब आप सोच सकते हो कि कट ऑफ का कितना बड़ा झोल होने वाला है इस बार इसके अंदर। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा कट ऑफ ऐसा लग नहीं रही है इसको देखकर। सब्जेक्ट आपके क्या है? एलिमेंट्री का मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगा। जब आप लोग बीपीएससी के हेडमास्टर को प्रीवियस जो आपका पेपर हुआ था, प्रीवियस ईयर के अंदर जो आपका पेपर हुआ था हेडमास्टर वाला, उसके अंदर जब आप मैथमेटिक्स के और आपके रीजनिंग के क्वेश्चन को देखते हो, तो जब उन क्वेश्चन को देखते हो तो उनका लेवल देखकर ऐसा लगा नहीं कि बहुत हार्ड लेवल है, बट
इस बार इन्होंने एक लाइन को ऐड किया हुआ है, और जो आप नए नए मतलब ये ट्विटर वगैरह पर देखते हो तो वहां पर भी देखते हो कि हम लेवल को बहुत हार्ड सेट करेंगे। इस बात को इन्होंने नीचे डिफाइन भी किया हुआ है। डिफाइन किया हुआ है कि जो आपका लेवल रहेगा वो लेवल रहेगा आपका कि अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि प्राइमरी में भी हम लोग एटलीस्ट 10+2 का लेवल रखेंगे। मान लीजिए मैथमेटिक्स आपका 5th क्लास तक का है बच्चे का, लेकिन 5th क्लास के अंदर जो बच्चों को हम चैप्टर पढ़ाएंगे या जो बच्चे के आपके पेपर के अंदर हम क्वेश्चन पूछेंगे उनका लेवल हम 10+2 तक का रखेंगे। मतलब चैप्टर तो वही रहेंगे लेकिन लेवल बढ़ाकर पूछेंगे हम। ठीक है, यानी लेवल को बढ़ाने की बात कर रही है। वैसे भी बीपीएससी जाना जाता है अपने अच्छे खासे लेवल को पूछने के लिए। ठीक, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगी, बट अगर हम हेडमास्टर से कंपैरिजन करें तो उसमें कम क्वेश्चन देखने को मिले थे। बात करें जनरल अवेयरनेस की, बात करें जनरल अवेयरनेस के अंदर आपकी जीके भी आ जाती है, करंट अफेयर भी आ जाती है। जनरल अवेयरनेस की बात हो गई, बात करूंगा ये चीज आपको कहां से पढ़नी है, पहले थोड़ा सा नजर डाल लीजिए। जनरल साइंस आपको पूछी जाएगी, सोशल साइंस पूछी जाएगी। सोशल साइंस से बाहर निकाल कर दिया आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, बेसिकली आपके सब इन्हीं के पार्ट है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी हो गया, और इसके अंदर आपका अलग से एनवायरमेंट भी दिया हुआ है। तो ये आपका जनरल स्टडीज का जो सिलेबस है ये आपका दिया हुआ है प्राइमरी टीचर्स के लिए, ये आपको पढ़ना है। और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा समुंदर इसको कह लीजिए जो आपको पढ़ना है, बट इसको तरीके से आपको पढ़ना है और कहां से पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। उसी तरीके से बात करें आपके सेकेंडरी की, सेकेंडरी में और हायर सेकेंडरी के अंदर बस इतना डिफरेंस हो जाएगा कि आपको जनरल स्टडीज के साथ आपको सब्जेक्ट की ओर तैयारी करनी है। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा 100 का हो जाएगा और आपका जो जनरल स्टडीज है 50 का हो जाएगा इन दोनों पोस्ट के अंदर। बाकी सेम आपका यही सिलेबस होने वाला है। तो ये हो गई आपके सिलेबस की बात। ठीक है, तो आप लोगों ने सिलेबस देख लिया वाकई में। अब थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि पढ़ना क्या है और शुरुआत कहां से करनी है, जरा उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। सीडीपी नहीं है भाई आपके एग्जाम के अंदर, सीडीपी इन्होंने नहीं दी। आपको ध्यान हो पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने कहा था कि सीडीपी के अंदर डाउट है, और जब तक डाउट है, जब तक कंफर्म नहीं कहा जा सकता किसी भी चीज को कि सीडीपी तो आएगी आएगी, इस तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सीडीपी नहीं है आपके एग्जाम के अंदर। शुरुआत कहां से करनी है जरा उसके ऊपर नजर डालिए, क्योंकि एकदम ये नहीं है कि एकदम सिलेबस आ गया और ऐसी सिचुएशन के अंदर घबराना है, नहीं। थोड़ा एक स्ट्रेटेजी बनाइए और तरीके से फिर आपको चीजें पढ़नी है। आपने जनरल साइंस उठा ली, जनरल साइंस उठाते टाइम आपको सबसे पहले उठानी है अपनी एनसीईआरटी की किताबें। सबसे बेस्ट और सबसे ऑथेंटिक है आपकी एनसीईआरटी की किताबें। एनसीईआरटी आप लोगों ने सीटेट के एग्जाम में 6 to 8 तक पढ़ी होगी। 6 to 8 के बाद 9th और 10th की ओर उठा लो, तो 6 to 10th क्लास तक की आपकी एनसीईआरटी की किताब होगी जो सबसे पहले आपको जनरल साइंस के लिए पढ़नी है। अगर यहां तक आपने 6 to 10 तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ ली तो आपका बेस अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी की काफी हद तक चीजें आपको यहां से देखने को मिलती है और आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कोई भी एकदम किताब लाके मत लग जाओ उसके अंदर, किसी भी पीडीएफ के अंदर एकदम मत लग जाओ, किसी की भी अनसुनी बातों के अंदर मत लग जाओ। पहले थोड़ा सा बेस बनाओ, एक स्ट्रेटेजी बनाओ, उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग फिर आप चीजें फॉलो करिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा सेक्शन है जनरल स्टडीज का जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक, तो 6 to 10 तक की एनसीईआरटी को फॉलो करिए साइंस के लिए। फिर उसके बाद बात आ जाती है 11th और 12th की। 11th और 12th के अंदर सिर्फ आपको बायोलॉजी पढ़नी है और पूरी इसके अंदर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के अंदर नहीं जाना, सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी है। बट बायोलॉजी के अंदर भी सारे चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। यहां पर मैंने आपका काम आसान कर दिया। जो आपको बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ने हैं सिर्फ यही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, इनके अलावा नहीं चैप्टर पढ़ने, क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, वो किसी भी आपके जो एग्जाम होते हैं उसमें नहीं आते हैं। तो यही आपको चैप्टर पढ़ने हैं, जैसा आपका बायोमोलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, आपका इवोल्यूशन हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज हो गया, आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमंस हो गया, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हो गया, आपका इकोसिस्टम हो गया, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हो गया। ये चैप्टर ऐसे चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आपके लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको 11th और 12th के अंदर सिर्फ ये चैप्टर पढ़ने हैं और चैप्टर नहीं पढ़ने इनके अलावा। बट 6 to 10 तक के अंदर आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की किताबें उठाइए और एनसीईआरटी की किताबें उठाने के बाद अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए, और साथ के साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। अब क्या होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कौन से लगाए, साथ के साथ आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने उठा लिए एसएससी वगैरह के उठा लिए, या फॉर एग्जाम्पल जो बीपीएससी पेपर कंडक्ट कराता है। कुछ बच्चों को ये मैसेज आए सर पीसीएस लेवल की हम तैयारी कर ले,
देखिए मेरे अकॉर्डिंग पीआरटी के लिए तो पीसीएस का लेवल बहुत हाई हो जाएगा, नो डाउट। जो आपका बीपीएससी है वो अच्छा खासा लेवल सेट करता है, बट पीआरटी के लिए इतना बड़ा लेवल भी सेट नहीं करेगा। टीजीटी पीजीटी के लिए एक बार आपकी बात को मैं समझ सकता हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लीजिए, या बीपीएससी जिन पेपर को सेट करता है उनको उठा लीजिए, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग साथ के साथ सोल्व करते रहिए और इन कंसेप्ट को साथ के साथ पढ़ते जाइए। इससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और तैयारी भी मजबूत होती जाएगी। उसके बाद फिर आप किसी किताबों के ऊपर, किसी भी पब्लिकेशन की किताबों के ऊपर आना, सबसे पहले ये काम करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मार्केट के अंदर खूब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी साइंस की बात। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं सोशल साइंस की बात करते हैं। सोशल साइंस के अंदर आईएनएम को निकाल दिया, इंटरनेशनल मूवमेंट को निकाल दिया, ज्योग्राफी को इसके अंदर से निकाल दिया, डिटेल में खोल कर देंगे। बेसिकली आईएनएम को निकाल कर ही पूछा जाता है, ठीक है, वरना सोशल साइंस के अंदर इसको ले लिया जाता था। सेम आपको एनसीईआरटी 10 तक की पढ़ लो अच्छे तरीके से। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक उठा लो, ठीक है, आपके स्टेट गवर्नमेंट की बुक है, इनको आप लोग उठा लो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सेट करो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने उठा लिया एसएससी का, उठा लिया, या आप लोगों ने उठा लिया रेलवे का, ठीक है, आप लोगों ने उठा लिया रेलवे का, तो रेलवे के जो वनडे एग्जाम के पीवाईक्यू होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका एनटीपीसी का हो गया, या आपका ग्रुप डी का हो गया, या आपका लोको पायलट वगैरह का हो गया, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स बहुत हेल्प करेंगे इसके अंदर आपको। एक तरफ आप लोग कंटेंट पढ़ते जा रहे हो, एक तरफ आपके पीवाईक्यू के थ्रू आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है, तो दो चीजें आपकी साथ के साथ होती जा रही है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना सोशल साइंस कंप्लीट करते जाना है। फिर उसके बाद आप लोग किसी पब्लिकेशन के लिए प्रैक्टिस करिए, तब आपको चीजें पढ़नी है यहां पर सोशल साइंस के अंदर, ठीक है। बात करते हैं अब आगे दूसरे की बात करते हैं। सेम इनके अंदर भी यही करना है आपको, ज्योग्राफी, ईवीएस और आपका आईएनएम के अंदर ये करना है, ठीक है। तो इनके अंदर भी सेम चीज आपको ये करनी है, एनसीईआरटी पढ़िए और पीवाईक्यू पढ़िए, सेम इनके अंदर भी यही करना है, ठीक। अगर बात करें भाई आपके जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। देखिए जनरल अवेयरनेस के अंदर आपकी करंट अफेयर तो आएगी आएगी, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के अंदर आपकी करंट अफेयर तो आएगी आएगी, और साथ के साथ आपकी बिहार की करंट अफेयर भी आएगी, ठीक है, बिहार की करंट अफेयर भी आएगी। और उसके साथ साथ देखिए एक चीज और है, बिहार की जीके भी आपके एग्जाम में ठीक ठाक आने वाली है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में बिहार की जीके है, तो भाई बिहार की जीके की तो आपके पास अच्छी खासी खूब किताबें मिल जाएगी, तो वहां से बिहार की जीके के बारे में, बिहार के बारे में खूब जानकारी ले लीजिए, ठीक है। बिहार की करंट अफेयर और इस वाली करंट अफेयर का पता है कैसा पढ़ना है आपको। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम होता है 20 अगस्त को, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो 20 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ, तो 20 अगस्त को मतलब अगस्त के महीने को छोड़ देना, और अगस्त से पहले 6 महीने तक, ठीक है, 6 महीने तक की लगभग जितनी करंट अफेयर है इसको पढ़ जाना। उसमें से ही लगभग सारी आपकी करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे आपकी करंट वाली हो जिसमें आपकी नेशनल इंटरनेशनल वगैरह सब होती है, चाहे आपकी बिहार की करंट अफेयर हो, शायद कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन बचेगा, वरना मोस्टली आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये पढ़नी है आपको इस प्रकार से करंट अफेयर। इसी में आपको देखने को मिल जाता है जीके का भी सेक्शन, जो आप लोग जनरल साइंस पढ़ रहे हो या हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ रहे हो, वो सेक्शन भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बिहार जीके भी वो भी इसके अंदर देखने को मिलेगा, जिसकी काफी अच्छी खासी वेटेज भी होने वाली है बिहार जीके के बारे में। तो इस प्रकार से आपको जनरल अवेयरनेस का सेक्शन तैयार करना है, ठीक है, ये आप लोग समझ गए। उसके अलावा बात करते हैं आपके मैथ्स और रीजनिंग की। देखिए मैथ्स और रीजनिंग जैसे मैंने कहा, आपका जो ये था प्रधान टीचर वाला गया, ठीक है, हेडमास्टर वाला गया जो आपका पेपर, उसमें नॉर्मल क्वेश्चन थे, मतलब आप लोग सोल्व करने बैठोगे तो नॉर्मल निकल जाएंगे आपके, ठीक है। लेकिन इस बार लेवल आपका क्या कहा है कि भाई लेवल हम आपका एटलीस्ट आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। तो बट चैप्टर तो आपके वही रहेंगे जो आपके, जैसे मान लीजिए प्राइमरी के अंदर होते हैं, जो आपके टीजीटी वगैरह के अंदर होते हैं, तो चैप्टर आपके वही रहेंगे जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की बुक के अंदर होता है, बट उन क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो इसमें आप लोग अपनी स्टेट गवर्नमेंट की बुक पढ़ लेना, ठीक है, अपनी स्टेट गवर्नमेंट की बुक पढ़ लेना और उसके चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेना आप लोग ज्यादा से ज्यादा है। जितना प्रैक्टिस इसमें करोगे उतना फायदा आपको होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग है, तो जितना जल्दी सोल्व करोगे उतना फायदा आपको होने वाला है मैथ्स और रीजनिंग की, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग मांगती है प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस का क्या होता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अच्छा बात हो गई आपकी लैंग्वेज की। देखिए लैंग्वेज आपके एग्जाम में आनी है, 2 लैंग्वेज तो आपको लेनी है। इंग्लिश आपको कंपलसरी कर दिया है, और उसके अलावा भाई आपका मान लीजिए एक आप हिंदी ले लेते हो, ठीक है, क्योंकि भाई एक बात, तो इंग्लिश जो आपकी ग्रामर है, ग्रामर के अंदर लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर आपको क्या पढ़ना है, ग्रामर अच्छी तरीके से कर जाना।
मैक्सिमम आपको ग्रामर देखने को मिलेगी। वोकैब अच्छे तरीके से कर जाना, विलोम शब्द, पर्यायवाची, जैसे इंग्लिश की बात करें एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स वगैरह हो गए। भाषाओं के आपके हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेना, कुछ साहित्य वगैरह पढ़ लेना, यही सब चीजें आपकी लैंग्वेज के अंदर आ जाएगी। बेसिकली यहाँ पर ये नहीं है आप लोग कुछ एनसीईआरटी वगैरह किसी और मतलब उसको फॉलो करे, कोई भी मार्केट से पब्लिकेशन की किताब लेकर आ जाना और उस किताब को आप लोग फॉलो करिए, वहां से वोकैब पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। और साथ में पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते जाइए, आपकी लैंग्वेज कवर हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी लैंग्वेज के बारे में बता दी। तो देखिए मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया, और पूरा पेपर बताने के बाद आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं वीडियो को स्टॉप करता हूं, मिलता हूं कल आपसे 8 बजे। थैंक यू।